देखना सर, सबसे पहले अगर कहें कि पश्मीना बकरी, तो वैसे भी पश्मीना बकरी के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं कि कहां पर पाई जाती है। तो ये आपकी जो है वो एक प्रकार से सबसे पहला क्वेश्चन तो है, पेपर में कई बार सीटेट में पूछा गया है कि जो पश्मीना है ये ऐसा लगता है जैसे कि भेड़ की प्रजाति से हो, पर वास्तव में पश्मीना भेड़ नहीं है। ये भेड़ ना होकर किस कैटेगरी में बिलोंग करती है, बकरी की कैटेगरी में आती है, नहीं कि इसको बकरी मानते हैं। मानना क्या है, ये बकरी ही है और इसको आप बकरी के अंतर्गत रखेंगे। ये डायग्राम चित्र हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं पश्मीना बकरी का, फिर यहाँ लेके आए हैं क्योंकि ये पूरा जानवरों के रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पर पश्मीना एक बकरी है, यह भेड़ नहीं है। आपके दिए गए विकल्पों में दिया रहता है कि पश्मीना एक भेड़ है, पश्मीना एक लेह लद्दाख में पाए जाने वाली आपकी जानवर की कैटेगरी के अंतर्गत आती है, या जो है वो आपकी किस जनजाति के द्वारा, तो चांगपा जनजाति के द्वारा पाली जाती है। ऐसे विकल्प दिए रहते हैं। पूछा जाता है कौन से कथन सही है या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो अधिकतर ये प्रश्न सबसे ज्यादा मिला है क्योंकि जनरलाइज बहुत बार पूछा गया है। पहले ही नंबर पर विकल्प में दे रहा था पश्मीना एक भेड़ है, जो भेड़ नहीं होकर किस कैटेगरी में आएगी, बकरी की कैटेगरी में आएगी, ये याद रखेंगे। ये कहाँ पाली जाती है, तो केंद्र शासित लद्दाख आपके प्रदेश में जो है वो आपकी पाली जाती है। ये भी बताया था कि चांगपा जनजाति के द्वारा इसको पाला जाता है। चांगपा जनजाति जो है वो आपके लेखा भी बनाते हैं, साथ साथ में आपके रेवो भी बनाते हैं, यानी कि जिनको और चांगपा जो टेंट बनाते हैं उनको रेवो कहते हैं। जो आपके जानवरों के रखने के लिए जो जगह बनाते हैं उनको लेखा कहते हैं। उन सबके बारे में अपन जानकारी पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ जानवर की पीडीएफ है। ये अधिक ऊंचाई पर जीवन यापन कर सकती है, तो पूरी चांगपा जनजाति ही अधिक ऊंचाई पर जीवन यापन करती है। यानी कि एक प्रकार से जो लेह लद्दाख का कुछ हिस्सा जो चांगपा जनजाति यहाँ पर रहती है, वो पूरा का पूरा सूखा समतल मैदानी भाग के रूप में जाना जाता है। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये आपके जो है वो जीवन यापन करते हैं। अगर कहें कि ये जो जीवन यापन कर रही है, तो यहाँ पर ये जीवन यापन कैसे कर लेती हैं, तो इतने कठिन परिस्थिति में भी रहने के लिए यहाँ पर लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इनको क्या है, रहना पड़ता है। यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर नीचे रहेगा। तो जब -40 टेम्परेचर रहेगा तो निश्चित सी बात है कि यहाँ पर काफी अत्यधिक सर्दी पड़ती है, लगातार बर्फबारी होती रहती है, लेकिन फिर भी ये इनका जो शरीर है वो इस प्रकार अनुकूलित हो जाता है कि इतने कठिन परिस्थितियों में भी ये चांगपा जनजाति और ये जानवर जो है वो आपके रह सकते हैं। ये जैसे जैसे आप भी जानते हो कि ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती जाती है। तापमान पहले घटता है, फिर बाद में जब आप और ऊपर जाते हो तो फिर तापमान बढ़ता है। लेकिन शुरुआत में अगर कहें तो ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन भी कम होती है और टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर कम ऑक्सीजन युक्त वातावरण में भी ये आपकी बकरी जो है वो क्या कर सकती है, रह सकती है। बात समझ पाए? इसलिए इसको एक विशेष प्रकार की पश्मीना बकरी के रूप में जो है वो जाना जाता है। टेम्परेचर कहे कि क्या, तो टेम्परेचर लगभग ये -40 डिग्री टेम्परेचर पर भी क्या कर सकती है, अपना जीवन यापन क्या कर सकती है, कर सकती है। इसके बारे में अगर कहें कि ये पश्मीना जो बकरी का बाल है, ये आप देख रहे हो, उन्होंने बताया था, ये जो बाल है इसके बहुत महीन होते हैं, दिख रहे हैं बड़े, लेकिन बहुत ही महीन होते हैं। इसके जो बाल रहेंगे वो लगभग मनुष्य के जो बाल है, इस बकरी का एक बाल और मनुष्य के जो है वो आपके लगभग जो है वो आपके 6 बाल मिला के इसकी एक मोटाई के बराबर रहेगा। यानी कि इसके बालों से अधिक मोटाई किसकी होती है, मनुष्य के बालों की होती है। और इस बकरी के बाल से 6 गुना अधिक बाल किसके पाए जाते हैं, मनुष्य के पाए जाते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पर कि अगर कहें तो पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना क्या होते हैं, पतले, तो मनुष्य के बाल जो रहेंगे वो पश्मीना बकरी से 6 गुना क्या रहेंगे, मोटे। ये जो बकरी के बाल जो रहते हैं वो लगभग आपके उगते रहते हैं। हर बार जैसे ही सर्दी ठंडक प्रारंभ होना शुरू होती है तो उस टाइम तक ये बाल आपके उग आते हैं। लेकिन अब चूंकि गर्मी का टाइम आएगा तो उस टाइम पर इनके बाल चूंकि काफी बढ़ जाते हैं, घने हो जाते हैं, तो उन बालों को निकाल लिया जाता है, क्योंकि अब इतनी गर्मी, अब इतनी ठंडक पड़ेगी नहीं कि इन बालों की इनको आवश्यकता हो। नहीं तो इनका वजन इतना ज्यादा हो जाता है इनके बालों का कि इनको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि लगातार जितनी अधिक ठंड पड़ेगी, जितनी अत्यधिक सर्दी रहेगी, उतने ही घने और मुलायम और पतले बाल इनके शरीर पर क्या रहेंगे, उगते रहेंगे। अगर कहें स्वेटर बनाने में और शॉल बनाने में इनका क्या होता है, उपयोग होता है। यानी कि ये जो आपके सारे के सारे जो आपके ऊन है पश्मीना बकरी से प्राप्त होने वाली, इस ऊन से स्वेटर भी बनाया जाता है और शॉल भी बनाया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इनको मशीनों से नहीं बनाया जा सकता।
इनको मैनुअली यानी कि हाथ से ही किसी कारीगर को अपने हाथ से ही इसको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना महीन बाल है कि मशीन से इसका जो है वो आपका काम करना संभव नहीं है। तो मशीन से ये आपके स्वेटर या आपके जो शॉल हैं वो तैयार नहीं होते। इसको हाथ से ही यानी कि मैनुअली का मतलब है हाथ से ही किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, काम करके इन शॉल या स्वेटरों को बनाना पड़ता है। एक कारीगर जब 250 घंटे यानी कि 250 घंटे जब काम करता है तब जाके कोई एक शॉल आपका क्या होता है, तैयार होता है। आप समझ सकते हो कि एक शॉल तैयार करने में एक कारीगर को कितने घंटे का समय लगता है, तो 250 घंटे का समय लगता है। अब चूंकि इतने घंटे का समय लगेगा तो निश्चित सी बात है कि इसकी कॉस्ट भी क्या है, बढ़ जाती है, इनकी मार्केट में काफी महंगे दामों पर ये आपके जो है वो आपको उपलब्ध रहेंगे। लेकिन इनकी गर्मी यानी कि एक ही जो आपका वो रहेगा, एक ही आपका स्वेटर रहेगा, वो काफी गर्मी प्रदान करेगा और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ पाए कि नहीं? तो याद रखना है, ये लिखा भी है, एक शॉल साधारण स्वेटर से लगभग 6 गुना अधिक गर्म रहता है। यदि आप एक शॉल ले लेते हैं और अगर आप स्वेटर 6 पहन लो, उसके जब बदले एक शॉल ले लो, तो यह आपके लिए काफी है, यानी कि काफी गर्मी प्रदान करता है। पश्मीना बकरी के शॉल से शरीर से ऊष्मा क्या नहीं निकलती, बाहर नहीं निकलती। आप समझ रहे हो, जब बकरी -40 डिग्री पर रह सकती है तो अपने यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा सर्दी जो है वो 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाती है, ज्यादा ज्यादा -5-6 तक पहुंच जाए, बहुत कम टेम्परेचर है कि 1-2 पर पहुंचे। और आप अपन को तो इतनी, अगर एक शॉल पतला भी ले लेते हैं तो पूरी सर्दियां बड़े आराम से अपन लोग निकाल सकते हैं। बात समझ पाए? चलिए, सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर ये बारीक और नरम बाल आपके क्या आ जाती हैं, उग आते हैं। क्लियर है? ये लगभग पड़ा हुआ था तो ज्यादा डिटेल अपन नहीं गए। अब चलते हैं स्लॉथ, ये दूसरा आपका जानवर है। इस स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये स्लॉथ क्या है, ये स्लॉथ होता क्या है या किस प्रकार का ये आपका जानवर है। देख रहे हो आप, ये इस प्रकार से जो है वो पेड़ पर जो है वो आपका लटका हुआ है, इस प्रकार से उल्टा जो है वो आपका है। आप इसी के बारे में थोड़ा समझते हैं कि आखिर स्लॉथ की क्या क्या विशेषताएं हैं और आखिर जो स्लॉथ रहेगा उस स्लॉथ के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं अपन को याद रखनी है। तो सबसे पहला, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा लगता है कि ये भालू की तरह दिखता है पर वास्तव में ये भालू होता नहीं। यानी कि पेपर में कई बार पूछा गया है, वह जानवर बताओ कौन सा है जो भालू की तरह तो दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको आप क्या कहेंगे? स्लॉथ के नाम से जानेंगे। यानी कि वो आपका जो पशु रहेगा वो क्या रहेगा? स्लॉथ रहेगा। अब अगर बात करें कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये देख रहे हो कि ये पेड़ पर देख रहे हो आप उल्टा ये जो है वो डाली से जो है वो उल्टा लटका हुआ है, ये उल्टा लटका भी हुआ है साथ साथ, यानी कि आपका जो पेड़ से जो आपका स्लॉथ है वो आपका उल्टा जो है वो लटका हुआ है। देखना सर, जरा समझना, इसी को समझ लेते हैं पहले, फिर नीचे पीडीएफ पर जाएंगे, पहले ओरली सुनना आप, ठीक है ना। ये जो आपका जानवर है, ये आपका ये उल्टा जो है वो इस प्रकार से पेड़ की डाली पर इस प्रकार से जो है वो आपका लटका हुआ है। ये देख रहे हो इसके नाखून जो है वो कितने ये बड़े बड़े हैं, देख रहे हो कितने विशाल नाखून है। देखना, ऐसा लगेगा कि अगर पकड़ ले तो नोच लेगा अपन लोगों को, ठीक है। लेकिन निश्चिंत रहिए, ये पूर्णतः शाकाहारी जीव है, ये किसी को भी मांसाहारी रूप में जो है वो भक्षण नहीं करता, ये सिर्फ वनस्पतियों पर आधारित रहता है। भले ही इसके नाखून इतने बड़े बड़े हों, लेकिन चूंकि ये किसी को भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः शाकाहारी जीव है। अब अगर कहें तो देखा जाए तो ये जो आपका स्लॉथ है भालू की तरह दिखता है, भालू है नहीं, तो फिर इसकी और विशेषता क्या है? ये बहुत ही आलसी जीव है। अगर कहा जाए कि सबसे आलसी जीव कौन है, तो ये आपका जो स्लॉथ है वो काफी आलसी है। कोई कहे आलसी क्यों? आलसी इसलिए कि ये एक ही पेड़ पर चढ़ जाता है, और एक ही पेड़ पर अब चढ़ जाएगा तो कई वर्षों तक एक ही पेड़ पर क्या रहेगा? बना रहेगा, और उसी पेड़ से अपना भोजन वगैरह प्राप्त करता रहेगा, यानी कि उसी पेड़ की पत्तियों को क्या करता रहेगा? भोजन के रूप में प्राप्त करता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा यह पेड़ पर रहेगा तो यह ये भी नहीं कि नीचे जो है वो बार बार उतर आए। एक बार पेड़ पर चढ़ गया है तो लगभग कई दिनों के लिए ये क्या हो जाता है? फुर्सत हो जाता है। यानी कि हफ्ते में मुश्किल से एक बार या हफ्ते में 2 बार यह क्या करता है? पेड़ से जमीन पर नीचे उतरता है। और पेड़ पर जमीन से नीचे उतरता इसलिए है क्योंकि इसको दैनिक नित्य क्रिया करनी होती है। दैनिक नित्य क्रिया का मतलब शौच करना होता है, नहाना होता है। तो यह डेली नहीं कि भैया हम डेली शौच करने जा रहे हैं या डेली स्नान करने जा रहे हैं, हम तो हफ्ते में 1 या 2 दिन, यानी कि केवल हफ्ते में 1 बार या 2 बार हम ज्यादा से ज्यादा शौच करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम उसी दिन हम क्या कर लेंगे? शौच करके उसी दिन हम क्या कर लेंगे? नहा लेंगे। ये चूंकि जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ को अपना आहार बनाते हैं, तो पूर्णतः जो है वो आपका शाकाहारी जीव के रूप में जो है वो ये क्या है? आपका जाना जाता है।
इसके बारे में अगर कहें, ये पेड़ पर चढ़ा चढ़ा करता क्या है, तो कुछ नहीं, केवल क्या करता रहता है, पेड़ पर उल्टा हुआ लटका रहेगा और उल्टा लटक के क्या करता रहेगा, सोता रहेगा। लगभग 24 घंटे में 17 से 18 घंटे ये क्या करता है, आपका सोता रहता है। यानी कि आलसी जीव इसलिए कहा है क्योंकि ये 17 से 18 घंटे क्या करता रहता है, एक ही पेड़ पर आपका क्या है, सोता रहता है। अब इसको ज्यादा भी नहीं भाई, जब एक पेड़ पर आपका लगभग लगभग कई वर्षों तक, ये नहीं कि एक दो दिन एक पेड़ पर रहे, कई वर्षों तक जो है वो आपका एक ही पेड़ पर क्या करता रहता है, आपका निवास करता रहता है। उसी एक पेड़ की पत्तियों को जब तक पूर्ण रूप से नहीं खा लेता तब तक किसी दूसरे पेड़ पर आपका नहीं जाता। और इसकी विशेषता क्या बताई गई है, अधिकतर ये जो जीव होते हैं सारे के सारे जिस पेड़ को अपना निवास स्थान बनाएंगे वो सारे के सारे पेड़ जो है वो अधिकतर नदी के किनारे पर रहेंगे। उसका रीजन ये है, ये तुरंत के तुरंत जैसा ही पेड़ से उतरता है वैसे ही तुरंत छलांग किसमें लगा देता है, पानी में लगा देता है। अब ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा करता है, तो इसके जो आप नाखून देख रहे हो, ये नाखून इसके काफी विशाल है, मतलब काफी लंबे लंबे नाखून जो है आपके निकल आते हैं इसके हाथ से। तो ये जो नाखून है जब आपके निकल आएंगे, जैसे अपने नाखून है ये आपके निकल आएंगे, तो ये इस प्रकार से राउंड होके ये मुड़ करके इसी के ही हाथ में, यानी कि इसी के मांस में, इसी के ही शरीर की हथेली में क्या करने लगते हैं, चुभने लगते हैं। तो जब अधिक नाखून बढ़ जाते हैं तो इसको चलने फिरने में भी बहुत तकलीफ होती है, तो बहुत ही कम चलता है और एक ही पेड़ पर क्या करता रहता है, बना रहता है। अगर ये उतर गया तो चूंकि दौड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसके नाखून बड़े बड़े हैं, वही जैसे एकदम फट 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 करते हुए थोड़ा बहुत भाग पाएगा, तो ये दौड़ नहीं पाते, तो जल्दी इनका शिकार भी कर लिया जाता, यानी कि जो जंगली जानवर रहेंगे वो इनका शिकार भी कर लेंगे। तो ये अधिकतर अपनी आवास को कहां बनाएंगे, ये अधिकतर अपनी आवास को उस स्थान पर बनाएंगे जहां पर नदी के तट के आसपास कोई पेड़ रहे, तो तुरंत के तुरंत पेड़ पर से उतर के तुरंत नदी में क्या कर लेते हैं, छलांग लगा देते हैं, ताकि ये क्या रहे, जीवों से सुरक्षित रहें। वहीं पर अपनी शौच क्रिया करेंगे, नहा धो के पुनः जो है वो आपके वापस आ जाएंगे। अच्छा, इनको तैराकी का बहुत शौक है क्योंकि एक कुशल तैराक भी है, इनको बहुत अच्छी तैराकी भी आती है। अगर उतरते हैं तो कम से कम 1-2 घंटे क्या करेंगे, तैराकी करेंगे, यानी कि तैरने का काम करेंगे। तो ये सब विशेषताएं आपको स्लॉथ के बारे में क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये ओरली बताया। अब इसकी पीडीएफ चलते हैं कि जो पीडीएफ है वो स्लॉथ में क्या कह रही है, देखना। चलिए, ये स्लॉथ एक भालू की तरह दिखने वाला जानवर है, लेकिन पहला कथन बताया है कि ये भालू नहीं होता है। दूसरा, ये एक दिन में लगभग कितने घंटे की नींद लेता है, तुमने कहा बहुत ही आलसी जीव है और लगभग 17 घंटे की नींद 24 घंटे में क्या करता है, ले लेता है। फिर कहे यह सोते समय पेड़ की शाखाओं पर उल्टा लटकता हुआ सोता है। वही हमने दिखाया है कि पेड़ की शाखाओं पर यह जीव जो है वो उल्टा लटकता हुआ क्या कर रहा है, सो रहा है। ये सर हम चित्र से ही केवल समझा देते थे, लेकिन चूंकि थ्योरी इसलिए अब लिख दी हमने पीडीएफ में कि आप लोग परेशान ना हो, जब रिवीजन करने जाओ तो इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लो, जो हमने बोला है वो सब इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह सोते समय पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटकता हुआ सोता है। ये हमने बताया कि पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटकता हुआ सोगा। स्लॉथ उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पेड़ पर यह क्या करता है, रहता है। इन पत्तियों के अलावा किसी और चीज की आवश्यकता इसे नहीं पड़ती और इसलिए इसे कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं होती। यानी कि वो एक ही पेड़ पर बना रहेगा, उसी पेड़ की पत्तियों को आहार बनाएगा, तो एक ही पेड़ पर कई वर्षों तक बने रहेगा, उसको दूसरे पेड़ पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब जाएगा, यह जब यह जिस पेड़ पर रहता है उसकी सारी पत्तियों को खा लेता है, तो फिर उस पेड़ को छोड़ करके किस पेड़ पर चला जाता है, दूसरे पेड़ पर चला जाता है। यानी कि जब एक पेड़ की सारी पत्तियां भैया हमने खा पी के निपटा दी, तो अब हम जरूरत पड़ने पर कहां जाएंगे, दूसरे पेड़ पर चले जाएंगे जो हो रहेगा। स्लॉथ की लगभग आयु जो है वो कितनी बताई गई है, 40 वर्ष बताई गई है। यानी कि स्लॉथ जो है वो केवल 40 वर्ष ही क्या रहता है, आपका जीवित रहता है। तो सर ये देखना, जब केवल 40 वर्ष स्लॉथ जीवित रहेगा तो कहा है स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही क्या करता है, जीवन यापन करता है। यानी कि 40 वर्ष जो औसत आयु है और उसमें केवल 8 वर्षों पर जीवन यापन कर रहा है, तो निश्चित सी बात है कि एक पेड़ पर कितने वर्ष रहेगा, तो 5 वर्ष। यही कहा है कि एक पेड़ पर यह कितने वर्ष रहता है, तो लगभग 5 वर्ष, और टोटल 8 पेड़ों पर तो 40 वर्ष इसकी औसत आयु है, वहीं समाप्त हो जाती। एक हफ्ते में एक बार ही, हमने कहा वही एक आध बार, तो एक हफ्ते में एक बार ही ये पेड़ के नीचे उतरता है और अपने आप को आराम देता है। आराम देने का मतलब है शौच क्रिया के लिए निकलता है, तैराकी करता है, तैराक वगैरह तैराकी अच्छी करता है। तो ये आपका जो है वो आपका केवल एक बार ही जो है वो आपका क्या करता है, हफ्ते में उतरता है। तैराक की लाइन शायद इसमें छूट गई है, तो अब अपनी तरफ से इसमें ऐड कर लेना कि ये अच्छा तैराक भी है और तैराकी में इसको क्या है, महारत भी हासिल है। हाँ, ये लिखा है एक बेहतर तैराक होता है, यानी कि ये बेहतर तैराकी करता है।
यह कहां पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका और केवल मध्य अमेरिका के भागों में ये आपका क्या है, आपको मिलेगा। यानी कि जो दक्षिण अमेरिका है और केवल मध्य अमेरिका है, वहीं पर ये आपको क्या मिल जाएगा? स्लॉथ मिल जाएगा। बात समझ पाए? तो स्लॉथ के बारे में आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो सर, ठीक है ना। चलिए, अब ये कुछ जानवरों के सोने का समय दिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है तो वैसा का ही वैसा हमने लिख दिया। बिल्ली लगभग 12 घंटे सोती है। आपकी जिराफ जो है वो लगभग 2 घंटे सोता है। सर्प जो है वो आपका 18 घंटे सोता है। और जो गाय है वो आपके कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है। बात समझ पाए कि नहीं? तो याद रखना है कि कौन सा जीव जो है वो कितने घंटे सोता है। अगर कोई बिल्ली कहती है, बिल्ली का कहता है तो 12 घंटे, कोई जिराफ का कहता है तो 2 घंटे, कोई सांप का कहता है तो 18 घंटे, और कोई गाय का कहता है तो केवल 4 घंटे। ये टाइम आप याद रखेंगे मैचिंग करने के लिए। हो सकता पूछा जाए या हो सकता पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबे अवधि तक सोने वाला पशु कौन सा है? स्लॉथ 17 घंटे, सबसे ज्यादा स्लॉथ का पूछा गया। छिपकली के बारे में बताया गया है। छिपकली तो एक पूरे लंबे सीजन के लिए सोने के लिए चली जाती। देखा हो कि छिपकली लंबे समय के लिए सोने के लिए चली जाती। आपने देखा होगा कि वो लगभग लगभग पूरा एक सीजन, यानी कि पूरी सर्दियों भर आपको छिपकलियां कम दिखेंगी। आप कहो कहीं दिख जाएंगे तो एकदम सुस्त अवस्था में यूं पड़ी मिलेंगी। तुम उनको भगाओगे भी तो वो भगेंगी नहीं, वहीं के वहीं यहां वहां लोट-पोट होते रहेंगे। यानी कि वो एक प्रकार से जो है वो सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि छिपकली तो लंबे समय के लिए सोने के लिए जाती है, वो आपकी क्या रहेगी? छिपकली रहेगी। बात समझ पाई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? आप देखते हो जैसे मेढक वगैरह हुआ, वो भी लंबे समय के लिए जो है वो चला जाता है। वो कहाँ चला जाता? जमीन के अंदर जो है वो चला जाता, और केवल तभी निकलता है जब बरसात जो है वो आपकी आती है तो जमीन में से जो है वो बाहर निकल आता है। उसी प्रकार छिपकली है। छिपकली भी लंबे समय के लिए जो है वो आराम करने के लिए चली जाती, और ये सर्दियों में जो है वो आपका पूरा का पूरा जो है वो एक सीजन के लिए क्या जाती है? सोने के लिए जाती है। चलिए, ये 2 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। एक स्लॉथ के बारे में समझ लिया और एक आपका किसके बारे में समझ लिया हमने? पश्मीना बकरी के बारे में समझ लिया। फिर और आगे चलते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके रह गए हैं। इसके बाद हमें समझना है तो कालबेलिया भी पढ़ना है, तो डॉल्फिन भी पढ़ना है, और फिर लास्ट में मकड़ी भी पढ़ना है। ठीक है, समझ लें। तो पहले कालबेलिया पढ़ लेते हैं कि कालबेलिया किसे कहते हैं, या पहले डॉल्फिन फिश पढ़ लेते हैं। सुनो, देखो, यहां से भी प्रश्न जो है वो आपके बने हैं और आप अच्छे से समझिएगा सर। देख, ये डॉल्फिन के बारे में बताया गया है, तो पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या जो है वो डॉल्फिन के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी विशेषता जो है वो डॉल्फिन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखें, ये चित्र दिख ही रहा है आपको, एक प्रकार से जो है वो डॉल्फिन क्या कर रही है, ये डॉल्फिन जो है वो ये गोल सर्किल में से क्या कर रही है, ये गोल सर्किल में से क्या कर रही है? निकल रही है। और गोल सर्किल में से ये गोल, दोनों ही कलर नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, ये लाल तो दिखेगा, हाँ, दोनों दे देखो गोल सर्किल में से निकल रही है। और यहाँ पर जो आपकी बॉल है, इस बॉल से क्या कर रही है? खेल रही है, अटखेलियां कर रही है। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों दिखाया गया है? ऐसे इसको ऐसा इसलिए दिखाया गया है कि जो आपकी डॉल्फिन है वो वास्तव में एक बुद्धिमान जीव है। यानी कि डॉल्फिन जितनी जितनी आपकी मछलियां हैं, उन मछलियों में अगर पूछा जाता है कि बुद्धिमान जीव के रूप में किसको जाना जाता है, तो डॉल्फिन को जाना जाता है। इसको आप जो कुछ भी सिखाओगे वो सीख जाएगी। आप इसको प्रशिक्षण दे करके नृत्य करना, किसी प्रकार की विशेष गतिविधि करना, आप क्या कर सकते हो? इसको सिखा सकते हो। और जब कोई व्यक्ति को प्रशिक्षण देके किसी कार्य को सिखाया जाए तो ऐसा कहा जाएगा कि वो व्यक्ति में क्या है? बुद्धिमान है, यानी कि कुछ ना कुछ सोचने की क्षमता उसके शरीर के अंदर पाई जाएगी। तो यह भी आपने देखा होगा कि लोग बाग किनारे पर पहुंच जाते हैं और देखा होगा कि उससे कहते हैं तो वो डॉल्फिन ऊपर निकलती है और फिर एकदम से नीचे आती है। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियां जो है वो करती है। यहाँ केवल एक चित्र लिया है कि एक सर्किल में से निकलना सीख गई है। यहाँ पर चूंकि दिखाया नहीं है कि कोई 2 लोग पकड़े हैं, इसको 2 लोग पकड़े रहेंगे और फिर ये जो है वो सर्किल में से निकलेगी और फिर जो है वो गेंद को क्या कर लेगी? पकड़ लेगी। तो ये केवल कलाकृति दिखाई गई। अब डॉल्फिन के बारे में पढ़ लेते हैं कि डॉल्फिन के बारे में क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहला देखना, यह एक बुद्धिमान स्तनधारी जलीय जीव है। यानी कि अगर कहें तो इसको आप स्तनधारी जलीय जीव कहेंगे। स्तनधारी जलीय जीव का मतलब क्या है? अधिकतर जो मछलियां हैं वो आपके अंडे ही देती हैं, लेकिन ये जो है वो क्या करती हैं? सीधे बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्तनधारी जलीय जीव के रूप में जो है वो इसको हम जानते हैं। क्या लिखा भी है? क्योंकि ये सीधा क्या करती है? बच्चों को क्या करती है? जन्म देती है। आप इसको कुछ भी सिखा सकते हैं। क्यों? हमने कहा है कि यह एक बुद्धिमान जीव है
और आप इसको कुछ भी सिखा सकते हैं, इसलिए नृत्य आदि या किसी प्रकार की कलाकृति आदि आप क्या कर सकते हो, इस जीव को सिखा सकते हो। इस कारण से इसको क्या माना गया है, बुद्धिमान जीव भी माना गया है। अब कहें इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, लेकिन किस डॉल्फिन को, तो सिर्फ गंगा में पाई जाने वाली या गंगा में रहने वाली डॉल्फिन को ही हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय जलीय जीव कहेंगे, हर किसी को नहीं। आपके सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी का मतलब जो पाकिस्तान वाले इलाके में जाके बहती है, लेह लद्दाख से होती हुई, उसमें भी डॉल्फिन पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें भी डॉल्फिन पाई जाती है, आप समझ पाए। लेकिन उस डॉल्फिन को नहीं जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु में रहती है, गंगा में जो डॉल्फिन रहती है, सिर्फ उसी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है ना। ये अगर कहें तो इनको अंधी डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, या इसी का नाम है सुसु, इसी का जो नाम है उपनाम सुसु, इसी को अंधी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको दिखाई नहीं देता, इनको दिखाई नहीं देता, तो फिर कहें कि आखिर कोई कार्य करती कैसे हैं, तो ये सिर्फ आवाज के आधार पर दिशा और शिकार का क्या लगाती हैं, अनुमान लगाती हैं। यानी कि इनको पूर्णता नहीं दिखाई देता, ये सिर्फ अपने शिकार का पता किसके आधार पर करती हैं, आवाज के आधार पर दिशा और शिकार का पता दोनों का लगा लेती हैं। इसलिए इस कारण से इसको क्या कहा गया है, अंधी डॉल्फिन कहा गया है। फिर अगर कहें इसकी आयु कितनी होती है, तो इसकी आयु जो है वो लगभग 50 साल ही होती है, यानी कि 50 साल तक ये जीवित रहती है। ये सांस भी कहां से लेती है, वैसे मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं, लेकिन ये कहां से सांस लेती है, मनुष्य की तरह फेफड़ों से ये क्या करती है, आपकी सांस लेती है। ये पहले ही कहा है, डॉल्फिन एक बुद्धिमान और विवेकशील जीव है, इसे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं, और बहुत ही जल्दी ये मानव से क्या कर लेती है, दोस्ती कर लेती है। यानी कि आपसे बहुत ही जल्दी मित्रता कर लेगी। आप जो भी इसको कलाकृतियां, नृत्य या जो भी प्रशिक्षण देंगे, वो तुरंत के तुरंत क्या कर जाएगी, सीख जाएगी। तो ये आपकी एक प्रकार से बुद्धिमान जीव के अंतर्गत आती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें भी निकालते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें भी इसकी आप सुन सकते हैं। आपस में ये बातें भी करती हैं। आपस में बातें करने का मतलब क्या, अगर भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज से मतलब ही समझते हैं, और आपस में बातें करने का मतलब क्या, जब दो डॉल्फिन आपस में बात कर रही हैं तो उनकी वार्तालाप कुछ अलग प्रकार की होगी। बच्चों से स्नेह कर रही हैं, बच्चों से मिल रही हैं, तो वह आवाज अलग प्रकार की होगी। किसी शत्रु ने अटैक किया है तो उस बचाव के लिए वो आवाज क्या होगी, अन्य प्रकार की होगी। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें भी निकाल लेती। तो आप अब कहीं भिन्न भिन्न आवाज का मतलब क्या, भैया अगर किसी ने आप पर आक्रमण किया है तो आप अपने मदद के लिए अपने परिवार वालों को ही तो बुलाओगे। तो ये लोग आपस में डिसाइड करती हैं कि इस आवाज को सुनकर के आप सभी एकत्रित हो जाएंगे, ये मान लेंगे कि जैसे कोई हमला हुआ है या किसी ने अटैक किया है, आक्रमण किया है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज से मतलब है अपने बच्चों से मिलने के लिए अलग आवाज, शत्रु से मिलने पर अलग आवाज, और किसी अन्य साथी से मिलने के लिए अलग आवाज। लेकिन शत्रु से मिलने पर अलग आवाज इसलिए निकालती है ताकि अन्य साथी भी डॉल्फिन की मदद करने के लिए आ जाएं और उस डॉल्फिन के साथ मिलकर के उस शत्रु पर क्या करने, अटैक करने में उसकी मदद करें। तो इस कारण से ये क्या करती है, भिन्न भिन्न आवाज निकालती है। अब ऐसे कहें कि भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन कहां पाई जाती है, तो भारत में जो सर्वाधिक डॉल्फिन है वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से पटना के मध्य सर्वाधिक है। अगर कोई कहे कि भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन कहां है, तो भारत में जो सर्वाधिक डॉल्फिन है वो प्रयागराज से लेके पटना के मध्य सर्वाधिक है। फिर अगर बात कहें तो अगर ऑप्शन में हो सकता आपको पटना ना मिले तो याद रखना पटना की जगह हल्दिया टिक कर देना। अगर वो कहें वैसे हो सकता वो प्रयागराज से पटना नहीं देके प्रयागराज से हल्दिया ही आएगा, क्योंकि हल्दिया जो हमने देखा है ज्यादा बुक्स में, तो ये चूंकि जरूर पटना लिखा है तो हम उसको चेंज भी कर देंगे। पटना भी ठीक है, लेकिन अगर हल्दिया आपको मिलता है तो आप हल्दिया के साथ जाए पहले ऑप्शन पर। बात समझ गए, क्योंकि पटना आपको नहीं दिखेगा फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो प्रयागराज से कहां तक, हल्दिया के बीच में सर्वाधिक संख्या इनकी कहां पाई जाएगी, आपकी पाई जाएगी। मुख्य रूप से सर्वाधिक प्रयागराज से पटना के मध्य भी है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछे तो हल्दिया तक भी इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पूरी गंगा नदी में ये आपकी पाई जाएंगी। इनकी आबादी लगातार घटती जा रही है, लगातार इनकी आबादी में क्षरण हो रहा है। इस कारण से पटना में एक डॉल्फिन संरक्षण केंद्र की भी क्या की गई है, स्थापना की गई है। बात समझ पाए, तो ये आपको डॉल्फिन के बारे में याद रखना था। अब बात करते हैं इसी की एक और मछली जो नीली व्हेल है। अब तुम कहो कि ये तो एनसीईआरटी में कहां से आ गए, ये एनसीईआरटी के ही टॉपिक है, ठीक है ना, ये सब एनसीईआरटी के हैं, सब एनसीईआरटी की किताबों में है, 3, 4, 5 के, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रहे, आप निश्चिंत रहें। ये नीली व्हेल है, चित्र लिया है, आप भी जानते हो। इसके बारे में भी कुछ पॉइंट याद रख लेते हैं। ये दिख रहा है हल्का ब्लू सा कलर इसका है, ये बहुत बड़ा मुंह इसका है, ये देख रहे हो आप, काफी बड़ी है। अगर पूछा जाए कि नीली व्हेल की क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहला यही पॉइंट
पृथ्वी पर पाया जाने वाला, ध्यान रखना यहाँ दो प्रश्न बनते हैं। जब पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव पूछे तो टिक करोगे ब्लू व्हेल या नीली व्हेल को। लेकिन अगर स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव पूछे तो हाथी आपके लिए टिक होगा। क्यों? क्योंकि हाथी जो है वो स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। लेकिन ओवरऑल पृथ्वी की कहें तो ओवरऑल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? नीली व्हेल या ब्लू व्हेल रहेगा। ठीक है ना। अब अगर कहें यह भी एक स्तनधारी जीव है, यानी कि यह भी बच्चों को जन्म देगी, अंडे नहीं देगी, यह भी फेफड़ों से सांस लेगी और इसकी उम्र जो है वो अधिक होती है। इसकी उम्र जो है वो कितनी होती है? लगभग 90 साल तक होती है। हाँ, इनके नहीं तो चलिए समझना। अगर कहें चलिए देखना समझना, अधिकतर जो जीव होते हैं उनके कान नहीं होते, इनके छिद्र पाए जाते हैं। उन्हें छिद्र, चाहे वो आपका जैसे आप कहो कि सर्प, क्या सर्प के कान होते हैं? नहीं, आपके जो सर्प हैं उनके कान नहीं होते हैं। उसी प्रकार हमने आपको पक्षी भी पढ़ाए, उनमें कान नहीं होते हैं, उनमें छिद्र होते हैं। छिपकलियां हैं, उनके कान नहीं होते हैं, उनमें छिद्र होते हैं। आपके जो मगरमच्छ हुए या जो भी जीव हुआ जलीय, उसके कान नहीं होते हैं, सिर्फ छिद्र होते हैं। उसी छिद्र के माध्यम से ये लोग सुनते हैं। ठीक है ना। और सर्प के तो बिल्कुल भी कान नहीं होते। यदि सर्प की अगर कहें तो उसके तो बिल्कुल भी कान नहीं होते। ठीक है। चलिए, ये नीली जो व्हेल है सर्वाधिक कहां पर पाई जाएगी? तो प्रशांत महासागर में ये आपकी क्या पाई जाएगी? सर्वाधिक पाई जाएगी। यह एक आक्रामक जीव है। आक्रामक का मतलब है अटैक करने में माहिर है। हो सकता अगर मूड चेंज हो जाए तो कोई जहाज अगर जा रहा है तो उस पर क्या कर सकती है? ये अटैक कर सकती है। तो इसको आक्रामक जीव के रूप में जानते हैं, जबकि डॉल्फिन ऐसा नहीं करती है। डॉल्फिन एक शांत प्रिय जीव है। तो याद रखना, यह आक्रामक जीव है जो विभिन्न प्रकार के जहाजों को तोड़ने का क्या कर सकती है? काम कर सकती है। तो ये डॉल्फिन और नीली व्हेल हमने पढ़ ली। अब आगे चलते हैं और फिर एक पीडीएफ लेते हैं ताकि समझ आए। देखना, सुनो, फिर लेते हैं अगली पीडीएफ। ये हमने कहा था जानवर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये मकड़ी वाला टॉपिक ले लेते हैं। इसमें से 2 जीव आज पढ़ाएंगे, बाकी के जीव नेक्स्ट डे। सुनना, ये रही मकड़ी, और मकड़ी के बारे में भी समझते हैं कि ये मकड़ी के बारे में क्या बताया है। ये मकड़ी के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद ये रेशम का कीड़ा है, तो रेशम के कीड़े को थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके बनते हैं, तो इसको टूकी अलग से पढ़ाएंगे, तो उसको बाद में। और ये आपका केंचुआ पालन है, तो इस केंचुआ पालन को भी देख लेते हैं। तो केंचुआ पालन और मकड़ी को पहले देखते हैं। देखना, अगर कहें आपका जो मकड़ी है, उस मकड़ी की अगर बात करें, ये रही मकड़ी, तो दिख ही रहा होगा सरचित, और देखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, दिख तो रहा ही होगा कि ये मकड़ी का चित्र है। ठीक है, सुनना। अब अगर मकड़ी की बात कहें कि आखिर मकड़ी की क्या विशेषताएं हैं, तो ये मकड़ी है सबसे पहले तो अगर देखा जाए कि आखिर ये किस संघ के अंतर्गत आता है, तो वैसे भी ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाला जीव है। सर सारी विशेषता नहीं पढ़नी, अपन को स्पेशली बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वही पॉइंट देख रहे हैं जो एनसीईआरटी में उल्लेखित है, उसी के आधार पर अपने प्राइमरी में पेपर में आते हैं। स्पेशली कोई बायोलॉजी वाला रहेगा तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी डिटेल में जाने की। सुनना, ये सबसे पहले आर्थ्रोपोडा संघ का एक जीव है। अगर देखा जाए तो ये कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाला जीव है। समझते चलना, ये कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाला जीव है, लेकिन इसको कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? उसका रीजन है, सामान्यतः कीटों के जो पैर होते हैं वो 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी एक ऐसा कीट है जिसके 6 की जगह पर 8 पैर होते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि जो मकड़ी है इसके क्या होते हैं? 8 पैर। और 8 पैर होने की वजह से इस मकड़ी को किस वर्ग में नहीं रखा जाता है? कीट वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। वैसे है ये कीट, लेकिन कीट होने के बावजूद भी ये जो है वो कीट वर्ग में नहीं आता। दूसरा, इसको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। ये कीट पूछा जाएगा कौन सा जो जीव है वो कीट वर्ग में नहीं आता, यानी कि कीट वर्ग में होने के बावजूद भी उसको हम कीट वर्ग में शामिल नहीं करते। एक ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि किसको सामाजिक कीट नहीं कहा जाता, तो ये जो है वो आपका सामाजिक कीट नहीं कहलाता है। ठीक है ना, ये रहता ही समूह में है भले ही, लेकिन इसको सामाजिक कीट नहीं कहेंगे। जाल बना के ये जो है वो आपका इसी प्रकार जो है वो जाल बना के रहता है।
अगर देखें तो ये भी तय है कि सारी मकड़ियां जाल नहीं बनाती, कुछ विशेष प्रकार की मकड़ियां ही जाल का निर्माण करती हैं, और वो जाल का निर्माण मुख्य रूप से जो है वो अपने शिकार को फंसाने के लिए करती हैं कि बड़ी आसानी से शिकार को क्या कर लें, फंसा लें। ये कीट वर्ग में शामिल नहीं, ये तो समझ गए क्योंकि इसके 8 पैर हैं। दूसरा, ये सामाजिक कीट भी नहीं है, इसको सामाजिक कीट नहीं कहा जाता है। और सामाजिक कीट इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो आपकी फीमेल स्पाइडर होती है वो मेल स्पाइडर को मार देती है। यानी कि अगर कहें ये जो आपकी फीमेल स्पाइडर है, यानी कि जो मादा मकड़ी है, वो नर मकड़ी को क्या कर देती है, मार देती है। इस कारण से इसको किस वर्ग में काउंट नहीं किया जाता, एक सामाजिक कीट के रूप में जो है वो काउंट नहीं किया जाता। तो याद रखना है ये कि इसे आर्थ्रोपोडा संघ का जीव माना गया है, लेकिन यह एक सामाजिक कीट नहीं है। तो सामाजिक कीट क्यों नहीं है और इसको हम आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन कीट प्रजाति का जीव है, लेकिन फिर भी हम इसको कीट प्रजाति में शामिल नहीं करते क्योंकि सामान्यतः कीट के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के कितने पैर होते हैं, आपके 8। इसलिए कीट होने के बावजूद हम इसको कीट वर्ग में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा, मादा मकड़ी अपने नर मकड़ी को मैथुन उपरांत जो है वो मकड़ी को क्या कर देती है, नर मकड़ी को मार देती है, और इसलिए इसको क्या नहीं कहा जाता है, सामाजिक कीट नहीं कहा जाता है। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये आप समझ गए होंगे। यानी कि जो आपका फीमेल स्पाइडर रहेगा वो मेल स्पाइडर को आफ्टर सेक्स क्या कर देगी, किल कर देगी। तो इसलिए इसको किसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है, सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत क्या नहीं करते, शामिल नहीं करते। चलिए अब रेशम का कीड़ा थोड़ा बाद में पढ़ते हैं क्योंकि इसको काफी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये रहा केंचुआ। केंचुआ के बारे में आपने देखा ही होगा कि एक केंचुआ है, अधिकतर जो है वो ये मिट्टी में जो है वो आपका रहेगा, मिट्टी के अंदर रहेगा। यह काफी जरूरत पड़ती है किसान को, क्योंकि किसान के लिए इसको क्या कहा जाता है, किसानों के मित्र के रूप में जाना जाता है। पेपर में 2 प्रश्न आए हैं और केंचुआ से भी आया है, पूछा जाता है बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है वो किसानों का मित्र रहेगा। समझना, ये आपका पूछा गया है कि किसानों का मित्र कौन है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में दिया रहेगा केंचुआ, तो आप कहोगे बिल्कुल। दूसरे ऑप्शन में दिया रहेगा सर्प, कहोगे बिल्कुल। और तीसरे ऑप्शन में दिया रहेगा आपका चूहा, कहोगे बिल्कुल। और चौथे ऑप्शन में क्या लिख दें, चौथे ऑप्शन में सांप लिख तो दिया, सर्प को ही तो सांप कहते हैं। केंचुआ होगा, सर्प हो गया, चूहा हो गया। अब और क्या बचा, अब नन ऑफ दिस कर दो लो, ठीक है ना। चलिए, तो अगर पूछा जाए कि किसानों का मित्र कौन होगा, केंचुआ। लेकिन सर ये इस कंडीशन में केंचुआ भी किसान का मित्र है और सर्प भी किसान का मित्र है। अब कहो सर्प क्यों किसान का मित्र है और केंचुआ तो है ही, पता है। केंचुआ इसलिए है क्योंकि ये जमीन के अंदर रहता है और मिट्टी को क्या करता रहता है, खाता रहता है। तो मिट्टी को तो खाता ही है, साथ में जो वनस्पति रहती है, जो पेड़ पौधे रहते हैं, उनको भी काफी भक्षण करता है। लेकिन ऐसा भक्षण नहीं करता कि पूरे पेड़ को ही निपटा दे, अधिकतर मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करता है और सड़े गले पदार्थों को क्या करता रहता है, खाता रहता है। तो जब भुरभुरा कर देगा मिट्टी को, ये मिट्टी जब भुरभुरी हो जाएगी तो इसमें नीचे तक ऑक्सीजन अच्छे से बैठ जाएगी, और जब नीचे से ऑक्सीजन अच्छे तक बैठेगी तो पेड़ों को ऑक्सीजन प्राप्त होगी और अच्छी पैदावार जो है वो किसान को प्राप्त होगी। तो यहां पर केंचुआ तो किसान का मित्र है। तो फिर सांप क्या है, सांप को क्यों किसान का मित्र कह देते, सांप भी किसान का मित्र है। सांप को इसलिए किसान का मित्र बताया गया है कि जो चूहा होता है, ये चूहा आपको दिख रहा है, मतलब ये लिखा है, ये चूहा जमीन के अंदर बिल बना के रहेगा। बड़े बड़े चूहे जो है वो खेत में पाए जाएंगे, वो जमीन के अंदर जो खेत में रहेंगे चूहे, वो नीचे ही नीचे पेड़ पौधों की जड़ों को कुतरते रहते हैं और पेड़ पौधों की जड़ों को खा लेंगे, यहां तक कि बीजों को भी गायब कर देंगे। तो किसान को क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये जो आपका सर्प क्या करता है, जाके चूहे को क्या कर देता है, मारने का काम करता, यानी कि उसी जमीन के अंदर घुस करके क्या करेगा, ये चूहों को पकड़ के क्या कर जाएगा, खा जाएगा। तो ये भी क्या कर रहा है, एक प्रकार से किसानों की मदद कर रहा। तो सर्प भी और केंचुआ दोनों क्या कहलाएंगे, किसान के मित्र कहलाएंगे। तो जब इस प्रकार का ऑप्शन बनेगा तो यहां पर आपको विकल्प मिलेगा ए, बी और सी करके, और उसमें लिखा रहेगा कि बताओ पहला दूसरा सही है कि दूसरा तीसरा सही है,
इस प्रकार के विकल्प फिर आपके बनेंगे। बात समझ गए कि पहला दूसरा तीसरा सही है या इनमें से कोई नहीं है। बात समझ गए। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, नन ऑफ दीज ना देके केवल इस आधार पर बना दें कि पहला सही है कि पहला दूसरा सही है कि दूसरा तीसरा सही है या पहला तीसरा सही है। तो उस आधार पर आपको टिक करना है। केंचुए को भी सर मित्र मानना है और सर्प को भी क्या मानना है, आपको मित्र मान के चलना है। चलिए आगे चलते हैं, देखने अब यहां पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये किसान का मित्र कहा गया है। किसान का मित्र क्यों कहा, ये मिट्टी को खाकर क्या कर देता है, भुरभुरा बना देता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर तक क्या करती है, पहुंच जाती है। और जब ऑक्सीजन अंदर तक पहुंच जाएगी तो उससे उस मृदा की उपजाऊ क्षमता में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, जिससे पैदावार अच्छी होगी। दूसरा, जैविक खादों को बनाने में मदद करता है। देखा होगा बड़े बड़े कंपोस्ट खाद बने हैं, उनमें पुराना कूड़ा करकट डाल दिया गया है, यहाँ वहां से लाके गोबर डाल दिया गया है, उसी में कुछ केंचुए छोड़ दिए गए या केंचुए अपने आप ही जो है वो उत्पन्न हो गए। तो वो केंचुआ पूरे के पूरे खाद को, पूरा का पूरा जो कूड़ा करकट है उसको किसमें बदल देंगे, जैविक खाद में क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो ये एक प्रकार से कूड़ा करकट को खाद के रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यह रेंग कर चलने वाला जीव है, पता ही है। यह भूरे रंग का होता है, मतलब यहाँ तो क्या ना लाल रंग का दिखाया गया, ये हल्का भूरे रंग का ही होता है, मटमैले कलर का, यानी कि हल्का भूरा मटमैले कलर। इसकी आयु लगभग 8 साल तक होती है, यानी कि ये भी 8 वर्ष तक जीवित रहता है। इसकी लंबाई जो है वो 14 इंच तक हो सकती है, यानी कि लंबाई जो रहेगी वो कितने इंच, 14 इंच तक हो सकती है। ये बारिश के मौसम पर जमीन पर आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों की तरह कहो कि आसमान से केंचुए बरसे हैं और जमीन पर आ गए हैं, रहते मृदा के अंदर ही हैं, लेकिन जब पानी बरसता है तो मृदा मुलायम हो जाती है और वो आपके जमीन से क्या निकलने आते हैं, बाहर निकल आते हैं। आपने कई लोगों के तर्क सुने हो, 2 लोगों मतलब हमने तो सामने प्रत्यक्ष सुना है कि किसी से जब पूछा गया कि भाई मेढक कैसे आते हैं, तो कहते हैं जब बरसात आती है, बरसात होती है तो मेढक जमीन पर आ जाते हैं बरसात के साथ ही। जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बरसात के साथ नहीं आते, रहते जमीन के अंदर हैं, मृदा मुलायम हो जाती तो वो जमीन से बाहर क्या कराते हैं, निकल आते हैं, नहीं बरसते। वही हम आपसे कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोगों को यही रहता है पता कि मेढक की आसमान से वर्षा होती है और वो जमीन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा आपको कुछ भी सही नहीं मानना है, मेढक और ना केंचुआ किसी की बरसात नहीं होती है, ठीक। नहीं 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 आते, निश्चिंत रहिए आप, नहीं आते, सब नीचे से ही जो है वो बाहर निकल आते हैं, क्योंकि मृदा जो है वो मुलायम रहती है, समझते चलना। मेढक के जो बच्चे हैं उनको टेडपोल कहा जाता है। तो वो छोटे छोटे जो टेडपोल हैं वो दिखाई देते हैं आपको इसलिए क्योंकि जब पानी बरसता है तो जो मृदा मुलायम हो जाती है और वो मृदा की ऊपरी परत पर ही रहते हैं। तो जैसे ही मृदा गीली होती है तुरंत के तुरंत वो बाहर दिखने लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो आसमान से बरसे हैं पर बरसते नहीं, ठीक है ना। चलिए, हाँ भाई, अपने यहाँ भारतीय परिवेश में तो नहीं चलता, आप विदेश में तो आप जाओ, केंचुआ सांप कुछ भी खा जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना तरफ चले जाओ तो वो तो सांप भी खाते, उसका अचार भी खाते। हाँ, वहां खाते होंगे, बिल्कुल खाते होंगे, हाँ हाँ खाते होंगे, हाँ शायद।